नमस्कार, मैं संकेत आउट। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो बिंदास आप डिसलाइक कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतने सारे स्टॉक, इतने डेप्थ में जाके हम एनालिसिस करेंगे कि ओवर वैल्यूड मार्केट में भी अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, आपको पता चल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस इन एंड आउट कैसे किया जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। बट एक रिक्वेस्ट है आपको, ये वीडियो लास्ट तक आपको एकदम आराम से बैठ के देखना है। थोड़ा भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ताकि ये जो मैं मंत्र देने वाला हूं आपको, जिसका फायदा कर आप एकदम बढ़िया स्टॉक चूज कर सकते हो। बैंकिंग रिलेटेड कंपनी अगर आपको ढूंढनी है और एकदम वैल्यू फॉर मनी ढूंढनी है तो किस प्रकार से ढूंढा जाता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर का एनालिसिस करना है तो पहले मुझे उनका बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से काम किया जाता है या बैंक्स कैसे पैसे कमाते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल है सर। क्या करते हैं वो लोग? एक इंसान से पैसे लेते हैं, दूसरे इंसान को देते हैं। दैट इज सिंपल बोला जाता है बोरोइंग करना। बोरो करके आगे उसको लेंडिंग करना। इसका मतलब एक इंसान से लेना, दूसरे इंसान को दे देना, विच इज उनका इनकम। अगर मैं बोलूं आपको, बोरिंग ये होता है समवेयर अराउंड 7% के हिसाब से और लैंडिंग किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 10% के हिसाब से, सो दैट उनका जो टोटल इनकम बना वो बना 3% अप्रोक्सीमेटली। दैट इज सिंपल बिजनेस मॉडल। बट ये बिजनेस मॉडल इतना आसान नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट हो गई। बैंक इस प्रकार से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब जो बोला जा रहा है ना, बैंकिंग सिस्टम खत्म हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस रही है, बैंकिंग में बोरोइंग नहीं हो रहा है, तो ये गेम अलग लेवल पे चेंज होने वाला है। जैसे अंबानी साहब, अदानी साहब इस मॉडल को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। जो भी आरबीआई चेंजेस लेके आ रहा है वो सारे चेंजेस किसी बड़े बड़े ग्रुप के फेवर में जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और इसका फायदा वो लोग कैसे उठाएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा क्या अभी एसबीआई, एचडीएफसी सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो आप 100% रॉन्ग हो। इसका रीजन मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये रूल किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी के फायदे का सौदा बन सकते हैं, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताने वाला हूं। इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, बट पहला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देख लेना। ये कंपनियां कैसे काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, जो बोरोइंग होता है ना, उसके लिए अलग अलग रूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं बोरोइंग कर रहा हूँ, थोड़ा मैं हड़बड़ी में लिखने वाला हूँ सो दैट बहुत ज़्यादा आपको मेरे हैंड राइटिंग पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। तो आप बोलोगे इक्विटी का और बोरोइंग का संबंध क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन इनके पास है रिस्की एसेट। अब ये क्या चीज़ है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पता है, उसको बोला जाता है डिपॉजिट्स। मैक्सिमम लोगों को लगता है ये सिर्फ डिपॉजिट से पैसा कमाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। मे बी इक्विटी से इनको 15% का इनकम आता होगा, या 15% इक्विटी का पैसा है जो भी उन्होंने बोरोइंग किया है। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने 100 रुपीज बोरोइंग किया है, तो उसमें से 15 रुपए मे बी इक्विटी से आ रहे होंगे। उन्होंने जो भी रिस्की एसेट है वहां से 20% कमाया होगा। सो इनके अगर आप टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 35% तो आ गया। बचा हुआ जो अमाउंट है वो समवेयर अराउंड 65% बनता है। 70 एंड प्लस 30 100 हो जाएगा। सो दैट इज 65% उन्होंने डिपॉजिट से लिया होगा। अब पहली टर्म मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, डिपॉजिट्स क्या होता है। अगर आपको एफडी करनी है, आरडी करनी है, दैट इज डिपॉजिट्स। हम जाके डिपॉजिट कर देते हैं। अब इसका डिटेल एनालिसिस और डिटेल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। उसको बोला जाता है कि कंपनी या कोई बैंक, बैंक को भी हम कंपनी बोल सकते हैं बिकॉज दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, सो दैट कई बार मैं इनको कंपनी भी बोलूंगा, सो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बैंक भी बोल सकते हो, बट वो बैंक क्या है? एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन हो रही है, राइट। सो दैट इसको हम एज अ कंपनी ही ट्रीट करेंगे। बोलते वक्त मैं बैंक भी बोल सकता हूँ, कंपनी भी बोल सकता हूँ। जब भी ये मार्केट में काम करता है ना, तो एक रिस्क होती है। कौन सी रिस्क होती है? कि मेरा पैसा सिक्योर्ड हो। वो 100% कभी भी नहीं होता है। कई लोन्स मेरे डूबने के चांसेस भी है। बहुत बार हम पर्सनल लोन देते हैं, नो डाउट किसी इंसान के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मे बी उनको वो लोन रिपेमेंट नहीं करना हो रहा है, तो सो दैट उनका वो पैसा डूब सकता है। अब एक बंदे को आपने पर्सनल लोन दिया है और वो पे नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है? सिंपली आपका पैसा डूब गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने किसी बिजनेस को लोन दिया है
बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट दिया है। जैसे कि आपको पता है अनिल अंबानी साहब ने बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, मतलब हार्डली, एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। जितना लोन इनको दिया गया था ना, उतना लोन का रीपेमेंट उनसे होना चाहिए, वो सेटल होके हार्डली बिलो 1% पे सेटलमेंट हो रही है। मतलब अगर उनको 1,000 करोड़ दिया गया है ना, तो वो रीपेमेंट का उनको जो बोला जा रहा है 10 करोड़ के नीचे उनका रीपेमेंट लिया जा रहा है। इसका मतलब एकदम चिल्लर अमाउंट लेके सब कुछ सेटल किया जा रहा है। उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करना है। इसका मतलब जो भी पैसा आपने उनको दिया है वो रिकवर बिल्कुल नहीं होता है। सो उसे बोलते हैं एनपीए, वो टर्म हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट आरबीआई का नियम ये बोलता है कि अगर आप किसी को लेंडिंग कर रहे हो, लोन दे रहे हो, इसका मतलब आप सब पैसा डिपॉजिटर का दाव पे नहीं लगा सकते। दैट्स वाई यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास कुछ रिस्की एसेट भी हो, उसके साथ साथ इक्विटी से आया हुआ पैसा भी हो। सो ये दोनों चीजें कहां से आती है? पहला है इक्विटी। इक्विटी का पैसा कहां से आएगा? अगर आप अपनी कंपनी लिस्ट करते हो या विदाउट लिस्टिंग भी आपकी कंपनी है, तो आपको आपके कंपनी का कोई हिस्सा, एक पोर्शन बेचना होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विटी। बेच के फंड रेज करना। अगर हमारी बैंक का वैल्यूएशन 100 करोड़ है, मैं 10% बेच देता हूं, तो मेरे पास ये 10 करोड़ आ जाएंगे। सो अगर मेरे पास ये 10 करोड़ आ जाएंगे, तो ये जो इनकम हुआ, ये इनकम हुआ इक्विटी बेस्ड इनकम। सो अगर मैं ये इक्विटी से पैसा कमा रहा हूं, तो समझ जाना है मुझे कि ये जो भी इनकम है, ये इनकम ट्रीट किया जाएगा इक्विटी बेस्ड इनकम में। यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। समझो एचडीएफसी बैंक को पैसा चाहिए, एचडीएफसी बैंक अपने स्टेक बेच देगी किसी और को और फंड रेज कर देगी। जैसे कि यस बैंक के, एसबीआई के पास स्टेक्स है। लाइक दैट कोई भी कंपनी किसी को भी अपने स्टेक बेच सकती है और वहां से फंड रेज कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोल रहा कि आपको 100 करोड़ अगर ये कर रहे हैं या 100 रुपीज कर रहे हैं, तो उसमें से 15 रुपया में भी इक्विटी बेस्ड उनका इनकम हो सकता है। रिस्के एसेट से इसका मतलब क्या होता है? आप बॉन्ड्स दे सकते हो, बॉन्ड इशू करते बहुत सारे बैंक, उसके अगेंस्ट वो लोग आपसे फंड रेज करते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी ये बॉन्ड वगैरह ये रिलीज करते हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। समझ के चलो यहाँ पे वो 7% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अगर आप किसी बैंक का बॉन्ड परचेस कर रहे हो तो। अगर आप इक्विटी परचेस कर रहे हो तो बैंक आपको ब्याज देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बंधन, कोई भी बैंक एक ले लो, कोई भी बैंक का नाम जो ले रहा हूं रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही है। सो डोंट कंसिडर इट इज रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो जो भी इक्विटी है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट 0% मिलता है। इसका मतलब जो पैसा मिला है वो कंप्लीटली फ्री मनी है। इस पे जो भी मैं कमाऊंगा, ये मेरे लिए एक क्रीम प्रोडक्ट है कि मेरा पड़ा हुआ पैसा है, उसके ऊपर मैं पैसा कमा रहा हूं एज अ लेंडिंग प्रोडक्ट कंसीडर करके। जो भी मेरे पास आएंगे 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जो भी मेरे इक्विटी स्टेक बेच के, वो पैसा मैं यूज कर सकता हूं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। उसके बाद डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स तो आपको बताइए 7%, कोई 6%, कोई 8% तक आपको यहाँ पे ब्याज देता है। हम एवरेज 7% भी इसको पकड़ सकते हैं। ये सब बताने का रीजन क्या है? ये बताने का रीजन ही है CAR, कार। हम जो चलाते हैं उससे CAR बोलते ही है, बट ये कार अलग चीज है। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो समवेयर अराउंड 11.5% मिनिमम होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो उस बैंक के ऊपर आरबीआई एक्शन ले सकता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? बैंक्स को कंप्लीटली आरबीआई रेगुलेट करता है। सो दैट इनको फॉलो करना ही पड़ता है। अब ये 11.5% कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है। जो इक्विटी बेस्ड है और आरए बेस्ड है, आरए दैट इज क्लियरली मैंने आपको बोल रखा है रिस्की एसेट, यहां से जो पैसा आता है वो मिनिमम 11.5% होना चाहिए। दैट इज, ये पैसा जो होता है ना, वो डूब जाएगा तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे ये कैसे आप बोल रहे हो? सिंपल है, समझ लेना बात को। अगर 100 रुपए मैंने बोरो किया है बाहर किसी से, तो टोटल बोरोइंग जो भी मेरा 100 रुपए हुआ है, उसमें से अलग अलग 3 जगह से पैसा मेरे पास आ चुका है। अब जो डिपॉजिटर्स है जिन्होंने पैसा मुझे दिया है, जो आरए है, इक्विटी से जो पैसा आया हुआ है, इनका अलग अलग रूल रेगुलेशन है। अब समझ जाना, जो भी यहां से मैंने पैसा बोरो किया है वो मैंने किसी को लेंडिंग किया। लेंडिंग होने के बाद अगर उसने मेरा पैसा डुबा दिया तो, अगर मैंने 100 रुपए यहां से लिया है और लेंडिंग जो किया है वो भी मैंने 100 रुपए का कर लिया, अब इन 100 रुपए में से अगर समझो 5%, मतलब 5 रुपए मेरे डूब जाते हैं,
तो इस 5 रुपए का जो भी हर्जाना है वो कौन भरेगा? ये आरए और इक्विटी भरेंगे। मतलब जिन्होंने इक्विटी परचेस करी है और जो बॉन्ड वगैरह परचेस कर रहे हैं, इसके एसेट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एसेट उनके खराब हो सकते हैं। जी हाँ, डिपॉजिटर का पैसा इतनी आसानी से डुबाया नहीं जा सकता। सो दैट होता यह है कि जो बचे हुए 95 रुपीज है ना, ये पहले बांटे जाएंगे डिपॉजिटर्स में। मतलब इनके पहले 65 रुपीज क्लियर किए जाएंगे, बचे हुए इन दोनों में 35% बांट दिए जाएंगे। जो नुकसान होगा इन दोनों का होने वाला है। दैट्स वाई ये प्रोविजनिंग पहले से की जाती है। सो मेजर नुकसान किसका होने वाला है? जो भी इक्विटी होल्डर्स है और जो भी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका नुकसान होने वाला है। दैट इज कॉल्ड CAR। अब एक मजेदार चीज है, आपको लग रहा होगा ना कि ये पैसा इजीली ये कमा रहे होंगे, मतलब जो भी 7% से लिया, 10% से आगे लोन दिया, 3% जेब में। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके आगे होता है SLR। अब ये कौन सी बला है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ना कि सीधा कंपनी जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ साथ जो भी कमाने वाला इंटरेस्ट है माइनस कर दो, बचा हुआ प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो SLR नाम की जो चीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? स्टैंडर्ड मैं बताता हूं, अभी फिलहाल चल रहा है 18%। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो SLR, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनका प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप कर देता है। इसके साथ साथ एक होता है CRR, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, जो कि 4.5% होता है। अब आप बोलोगे ये दो चीजें डिफरेंट है, इनका क्या मांझरा है? सिंपली मैं आपको बता देता हूं। SLR जो ये 18% अमाउंट है ना, इसका मतलब देख लो आप, अगर 100% या 100 रुपीज का डिपॉजिट इनके पास आया है, तो इसमें से 18 रुपए इनको क्या करने पड़ेंगे? SLR के तहत इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। SLR क्या होता है? नॉन रिस्की एसेट, जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। इसका मतलब है एक तो आप सीधा 18 रुपए या 18% अपने जेब में रख सकते हो, कैश में रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिक्विड पीस में, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज लोएस्ट रिटर्न प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। और सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट 100% रिटर्न आपको दे, और जितनी ज्यादा सिक्योरिटी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम। आजकल मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं, जो बैंक्स डिपॉजिट लेती है उससे भी कम कमाई SLR से होती है, क्योंकि SLR से बहुत कम पैसा एज ए इंटरेस्ट आपको मिलता है। रीजन बिहाइंड दैट वो की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसीलिए। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज क्या है। उसके बाद होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये CRR जो है ना, वो कहां पे जाता है पता है आपको? सीधा RBI को देना पड़ता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर 100 रुपए आपके पास है तो उसमें से 4.5 रुपए आपको देना पड़ेंगे। किनको? RBI को। RBI एज ए सिक्योरिटी इसको रख देता है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, ये जो भी पैसा आपने RBI के पास रख दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। 0 इंटरेस्ट पे आपका पैसा चला गया। अब टोटल अगर आप इसकी करो तो समवेयर अराउंड 22.5% आपका जो पैसा है ना, वो सीधा इन दोनों के पास चला जाने के बाद आपके पास जो भी बैलेंस अमाउंट 88% या 87% बचता है, उतने में ही आप खेल सकते हो। इसमें भी आगे कुछ चीजें हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये सब करने के बाद होता यह है कि जो डिमांड है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाएगी। रीजन बिहाइंड दैट कि आप सप्लाई कम कर रहे हो। 22% ऐसे आपने कम कर दिया, इसलिए अपने यहाँ जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, इसी वजह से बढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि डिमांड उतनी ज्यादा है इसीलिए। अदरवाइज बैंक्स क्या करते ना कि बहुत कम रेट में आपको लोन्स दे देती, और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। सो इससे यह होता है कि बैंक की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहती है, बहुत ज्यादा रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहती। ये जो आपने छोटी छोटी पद संस्था कॉर्पोरेशन वगैरह देखी होंगी, ये सीधा बंद पड़ जाती है। रीजन बिहाइंड दैट इनके ऊपर इतने सारे रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है। बैंक्स इतने आसानी से, नेशनलाइज बैंक्स बंद नहीं पड़ते हैं। उसके पीछे मेजर रीजन ये होता है कि इतनी सारी सिक्योरिटीज बैंक के पास है, RBI के पास है, इतनी सारी प्रोविजनिंग कर रखी है, इसीलिए बड़ा रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी फिर से उसी फेज में हम चले जाते हैं। सपोज करो जो भी बोरो किया है, वो बोरो किया है अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज।
या 100% आप बोल सकते हो। उसको लैंडिंग किया गया अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ सकते हैं कि ये 7% से आपने बोरो किया, और ये जो भी लैंडिंग करना है आप 100 रुपीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो रेशो SLR और CRR ये दोनों माइनस हो जाएंगे। दैट इज नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ते हैं, इतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट बिल्कुल भी नहीं आएगी, 70.5% आप पकड़ सकते हो। इतना ही पैसा आप लैंडिंग कर सकते हो। बचा हुआ अमाउंट आपका कहाँ जाएगा मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। सो इस पे आप कमाओगे अप्रोक्सीमेटली 10%। अगर आप इस पे 10% कमाते हो तो इन एन एवरेज हम इस वैल्यू को बीट नहीं कर सकते 7% को, क्योंकि 100 रुपीज पे 100% पे आपको 7% देना होगा, बट आप 10% किस पे कमा रहे हो? सिर्फ इतनी ही अमाउंट पे कमा रहे हो। इसीलिए ये जो प्रॉफिट मार्जिन इनका है, आपको अगर लग रहा होगा कि 10% इनके जेब में बच जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें से क्या क्या माइनस होगा? CRR माइनस होगा, उसके साथ साथ SLR भी माइनस होने वाला है। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो होगा NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब ओवरऑल हाथ में जो बचा दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन होने वाला है। अब मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कंपनी क्या कर सकती है, बैंक क्या कर सकती है? दो तीन अलग अलग काम कर सकते हैं उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने के लिए या बढ़ाने के लिए। ये सारे रेशोज मैं आपको दिखाने भी वाला हूं बैलेंस शीट पे जाके, ताकि आपको समझ में आए कि कितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन होना चाहिए, NIM कितना होना चाहिए, बोरोइंग लोन डिफरेंस कितना होना चाहिए, NPAs कितने होने चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं आगे जाके। जो भी बोरोइंग किया ना वो आप सस्ते रेट में कर सकते हो, लोअर रेट में कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपके पास होने चाहिए अच्छे खासे कासा अकाउंट, करंट एंड सेविंग अकाउंट। जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे ना उतना फायदा आपको होने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट, बहुत सारे कॉर्पोरेट उनको रनिंग कैपिटल लगता है। एक कंपनी अगर मुझे चलानी है, समझो 1,000 करोड़ का कोई कंपनी टर्नओवर करती है, तो उसको रॉ मटेरियल लगता है, सैलरीज देनी है, उधर उधर खर्चे करने हैं। सो इसलिए उनके पास उनके करंट अकाउंट में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा लिक्विडिटी उनके अकाउंट में पड़ा रहता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, आप मेरा एग्जांपल ले लो ना, हमारे कंपनी के लाखों रुपए हमारे करंट अकाउंट में पड़े रहते हैं। अगर इतनी बड़ी अमाउंट पड़ी है तो उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट होता है। नो डाउट कई बैंक्स ने अभी शुरू किया है, छोटी मोटी अमाउंट वो दे देते हैं, बट कहने का मतलब यही है कि बड़ी अमाउंट आपकी पड़ी है फिर भी आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। सो ये जो बैंक्स है ना, कासा अकाउंट्स के फोकट में पैसे का इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर एक करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशो जितना ज्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आए उतना ज्यादा बढ़िया आप बोल सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, उनकी टोटल कंपनी की फैमिली वो लोग देखते हैं। कंपनी की फैमिली मतलब ओवरऑल कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ऑफर देते हैं कि हम आपको 0 बैलेंस अकाउंट खोल के दे सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि आपने कंपनी ने बोला था कि आप इस बैंक में खाता खुलवा लो, तभी आपको सैलरी इस अकाउंट में आएगी। आपका अकाउंट होगा वो 0 बैलेंस अकाउंट होगा। अगर आप सैलरी अकाउंट वहां पे खोलते हो, कभी भी हम सैलरी अकाउंट एग्जैक्ट 0 नहीं करते, कुछ ना कुछ पैसा वहां पे रख ही देते हैं। कई अकाउंट्स का मिनिमम बैलेंस हमें रखना पड़ता है। ये जो भी मिनिमम बैलेंस है ना, ये पैसा फोकट में लोग यूज करते हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या कितना जमाई कर लेंगे लोग। सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। सपोज कोई एक बैंक के 1 करोड़ अकाउंट है, 1 करोड़ अकाउंट के लिए अगर इन्होंने मिनिमम बैलेंस 5,000 कर दिया है तो 5,000 करोड़ रुपए उनके पास फोकट के पड़े हैं। अगर आप कोई बड़े बैंक में जाते हो ना, जैसे कि ICICI, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मिनिमम लिमिट्स हैं। इतना पैसा आपको मेंटेन रखना ही होगा। अगर आप वो नहीं रखते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो इस लेवल से ये लोग पैसा ले लेते हैं। मे बी FD होती है, फिर RD होती है, बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं जहां से ये लोग पैसा ले लेते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट होगा तो भी 2-3% आपको दे देंगे, बाकी जो भी पैसा लेंड करके उनको कमाना है वो लोग कमा ही लेंगे। मतलब उसमें निग्लिजिबल इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। अगर आते हैं हम लेंडिंग की तरफ तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 10% पे इनका काम नहीं चलता है भाई साहब। अलग अलग चार्जेस ये लगाते हैं। उसके बाद में पर्सनल लोन दिया जाता है जिसमें 12%, 15%, 20% तक ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज ये लोग यूज करते हैं कि जिससे आपका लोन इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए, और ये सारी चीजें करने के बाद इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ग्रोथ नजर आती है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। सिंपली नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है हमने देख लिया।
अब यहाँ पे देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में हमने देखा। अगर मार्जिन मुझे परसेंटेज में निकालनी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी नेट इंटरेस्ट इनकम होगा, समझो मैंने 10 करोड़ रुपए एज ए नेट इंटरेस्ट इनकम कमाया, उसको मैं डिवाइड कर सकता हूं टोटल मैंने जो भी बोरोइंग किया है उसके साथ। समझ जाना, मैंने 100 करोड़ बोरो किया है और 10 करोड़ मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम है, तो इनका रेशो कितना आएगा, 10% का आएगा एज अ NIM। NIM जितना ज्यादा उतनी बढ़िया बैंक आप उसको बोल सकते हो। सो एक एक पैरामीटर आपको समझा रहा हूं, अगर आप उसको यूज करते हो, कंसिडर करते हो, तो बहुत तगड़ी एक कंपनी हम सर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रिटर्न्स आ जाएंगे। सो मुझे अगर और एक स्टेप आगे जाके देखना है ना, कोई कंपनी बहुत बढ़िया है नहीं है, तो एक काम कर लेना, कंपनी के एडवांसेस में कितनी ग्रोथ हो रही है वो आपको देखना है। एडवांसेस ग्रोथ, अगर एक कंपनी के एडवांसेस में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है एडवांसेस में, तो समझ जाना कि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। एडवांसेस मतलब क्या है, लोन में जितना लोन कंपनी दे रही है वो हर साल बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं कि समझो कंपनी 100 करोड़ इस बार लोन के तौर पे दे रही है, उसका कुछ नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी होगा, मतलब कंपनी ने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा। लेट्स इमेजिन कि कंपनी ने 3 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिए हैं, 3% ही पकड़ लेते, बहुत ज्यादा नहीं पकड़ लेते, 7 8 10% भी कमा लेते हैं लोग, बट चलो वहां पे नहीं जाते, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो मैं दिखा दूंगा आपको कभी ना कभी अगले पार्ट में। सो अगर इस साल कंपनी ने क्या किया, 103 करोड़ इसको बना लिया, सो दैट अगले साल ये जो कंपनी ब्याज पे पैसा चढ़ाएगी ना, वो 103 करोड़ चढ़ानी चाहिए या थोड़ा उससे कम चढ़ानी चाहिए। सो लास्ट ईयर से इस साल में ग्रोथ नजर आएगी। अब 103 करोड़ में समझो इन्होंने 4 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, सो टोटल कितना हुआ, 103 में और 4 ऐड कर दिया तो 107 करोड़ हो गया। सो अगले साल कंपनी ने 107 करोड़ का लोन देना चाहिए। एडवांसेस में अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम इनका हो रहा है, कंपनी एक्चुअल में पैसा कमा रही है, वो पैसा फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और ज्यादा ग्रो कर रही है। ये सिंपल इसका आंसर होता है। मेन एक ही प्रॉब्लम है कंपनी में, वो है NPA, जिसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब NPA दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस और दूसरा होता है नेट। सो ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में क्या अंतर है ये हम अभी देखेंगे। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब किसको बोलोगे, सिंपल डेफिनेशन है, अगर किसी ने लोन लिया है 1 महीना 2 महीना तीसरा महीना, अगर उसने उसका रीपेमेंट नहीं किया, रोक दिया, कंसिस्टेंटली 1 क्वार्टर उसका पेमेंट वापस नहीं आया, EMI इसने बंद कर दिए भरना, तो उसको एज अ NPA कंसिडर किया जाएगा, ग्रॉस NPA में उसको कंसिडर किया जाता है। समझो टोटल 100 करोड़ कंपनी ने लैंड किए हैं, अब ये 100 करोड़ लैंड करने के बाद ग्रॉस NPA में मे भी 10 करोड़ आ सकते हैं, 10 करोड़ का पैसा वापस ही नहीं आया। वापस ही नहीं आया मतलब इसका मतलब क्या है, EMI रोक दिए लोगों ने। अब EMI रोक दिए, इसका मतलब टोटल 10 करोड़ मेरा ग्रॉस NPA में चला जाएगा। अब जेन्युइनली देखो, हाँ बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम होता है, तो किसी के घर में प्रॉब्लम है, 2 3 महीना पैसा भर ही नहीं पाया, 4 महीना 6 महीना नहीं भर पाया, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको भी पता होगा। वो बंदा जानबूझ के ये करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, बट 6 महीने के बाद वापस वो भरना शुरू कर देगा, डेफिनेटली भरेगा, क्योंकि कंपनी चार्जेस लगाएगी, ये करेगी वो करेगी, रिकवरी की कोशिश करेगी, सो दैट वो बंदा फिर से भरना चालू कर दे सकता है। इसका मतलब ग्रॉस NPA में जितने भी लोन्स होते हैं वो सारे लोन डूब जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है बट ऐसा बहुत बार होता नहीं है, इसीलिए नेट NPA और ग्रॉस NPA में डिफरेंस होता है। सो नेट NPA क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नेट NPA कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम पूछेंगे क्या, अरे भाई साहब भर सकते हो, हाँ भर देता हूं, चलो उसको ग्रॉस NPA में कंसिडर करो, नेट में नहीं कंसिडर करना है, ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए टर्म होती है प्रोविजनिंग। सो प्रोविजनिंग ये चीज क्या है कि अगर किसी बैंक को पता है मेरा 10 करोड़ का NPA है, मेरी बैलेंस शीट मुझे स्ट्रांग रखनी है, कंपनी को आगे और भी चलाना है, तो तुमको प्रोविजनिंग करके रखना होगा। अगर तुम्हें सामने क्लियरली दिख रहा है कि 10 करोड़ आने का चांस कम है, डूब सकता है 10 करोड़, तो कंपनी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए तुमको अलग से पैसा रखना होगा। मैं सोचता हूं चलो यार ऐसे हो रहा है ना, तो मैं काम करता हूं 7 करोड़ बाजू रख देता हूं, तो 7 करोड़ बाजू रख दिया, इसका मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया था CRR के केस में पैसा बाजू रखा जाता है, वैसे ही सेम में पैसा बाजू रख दिया। इसका मतलब 7 करोड़ पे आपका बहुत कुछ अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो यहाँ पे एक रेशो बनता है जिसका नाम है
पीसीआर, उसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीसीआर रेशो क्या बोलता है? प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपने प्रोविजनिंग करा है, सो जो है प्रोविजनिंग, उसके नीचे आएगा एनपीए, ग्रॉस एनपीए बोल सकते हो आप, राइट। तो समझो प्रोविजनिंग मैंने कितना किया है, 7 करोड़ का किया है। इसको हम निकाल देते हैं थोड़ा और 7 करोड़ अच्छे से बना देते हैं। समझो मैंने 7 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजनिंग कर रखा है। अब 7 करोड़ को डिवाइड करेंगे ग्रॉस एनपीए से, विच इज 10 CR। सो इसका आंसर आने वाला है 70%। कहने का मतलब यही है कि अगर सीपीआर आपका मोर देन 70% है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। हर 2 हफ्ते के बाद, हर महीना, हर एक क्वार्टर, ये जो सारे रेशोज मैं आपको बता रहा हूं ना, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। उस टाइम पे इसको रिकैलकुलेट किया जाता है। जितना ज्यादा ये रिस्कियर वेटेज देते जाएंगे, ये सब फिर से रिकैलकुलेट किए जाएंगे और उसमें आपको एडिशन करना होगा। जैसे हमने CAR देखा था, कार, आपको याद ही होगा 11.5%। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की लोन देने लग जाते हो ना, पर्सनल लोन आपने बहुत ज्यादा दिए, तो आपका CAR कम हो जाता है। जितना CAR कम होगा, आपको प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा, एक तो बॉन्ड बेचो, नहीं तो इक्विटी बेचो, बट वो CAR आपको मैनेज करना होगा। जितना ज्यादा आप पर्सनल लोन और रिस्कियर एसेट में इन्वेस्ट करते जाओगे या लेंडिंग करते जाओगे, उतना ज्यादा आपको प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी इतना ही है। पीसीआर जो रेशो हम अभी देख रहे हैं सामने यहाँ पे, जितना आपका ग्रॉस एनपीए बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपको प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्रोविजनिंग नहीं बढ़ाते हो, तो इसका मतलब क्लियर है, आप उतनी ज्यादा फोकस इस कंपनी के ऊपर नहीं कर रहे हो, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हो। सो ये डेटा आपको 100% देखना है। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं यूनियन बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हो एनपीए कितना है, 4.54, 4.5%। अगर इतना ज्यादा एनपीए है, तो इनका नेट एनपीए कितना होगा, 0.9%। इसका मतलब मोर देन 70% इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखा है। अगर पैसा ही वो सारा डूब भी जाता है, तो कंपनी पे कोई बड़ा असर नहीं आएगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रोविजनिंग कर रखा है। बट जितना ज्यादा इनको प्रोविजनिंग करना पड़े, उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। कैनरा बैंक का भी देख सकते हैं एनपीए कितना है। ग्रॉस एनपीए अगर आप इनका देखो ना, तो 8.5% था, वो धीरे धीरे वो कम करते हुए अब कितने पे आए, 4% पे आए। जितना आरबीआई स्ट्रांग होता जाएगा, उतने इनके एनपीएस कम होते जाएंगे, क्योंकि लोन देने के नॉर्म्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जाएंगे। जितने ज्यादा ये नॉर्म स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, उतनी ज्यादा बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग होती हुई हमें नजर आ जाएगी। अब इसमें हम और एक मजेदार चीज देखते हैं कि पीई रेशो। जनरली इनका पीई रेशो इंडस्ट्री अगर आप देखो ना, तो आपको 9.5-10 के आसपास नजर आएगा। बट फिलहाल कैनरा बैंक का कितना है, 6.48। यूनियन बैंक का अगर आप पीई रेशो देखते हो तो 6.55। बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत तगड़ी बैलेंस शीट है इनकी, सिर्फ 6.79 इनका पीई रेशो हमें नजर आता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इनका जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 4,764 करोड़ का है, जो कि उनके रिवेन्यू के मोर देन 10% बन जाता है। नो डाउट फाइनेंसिंग मार्जिन सिर्फ 5% है, बट टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम, इनका पैसा बहुत अच्छा खासा बनता है, बिकॉज बैंक बहुत सारे चार्जेस आपको लगाती है। मजेदार चीज ये होती है कि ये जो भी 4,500-5 हजार करोड़ इन्होंने कमा लिया ना, ये फिर से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं टू लेंडिंग द मनी, और वहां से फिर से बड़ा रेवेन्यू इनका जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर मैं इनका पीई रेशो, उसकी हिस्ट्री देखूं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मिडन पीई है, वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, विच इज नियर अबाउट 7.5 के आसपास उसका मिडन पीई है। अभी ये 6.5 के आसपास नजर आ रहा है। अभी भी ये बड़े हुए मार्केट में मुझे सस्ता नजर आ रहा है। समझ जाओ बात को। जिसको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड हुआ है, बड़ा है, रिस्की लग रहा है, यहां से गिर सकता है, तो ऐसे केस में थोड़ा सेपर साइड फोलियोज में मेरा एलोकेशन होना चाहिए। लाइक अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 2-3 लाख में सेपर साइड इन्वेस्ट कर सकता हूं। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे 25% गिर गया, जो ऑलरेडी सस्ते स्टॉक है, वो मैंने सस्ते में ही परचेस कर रखे हैं, उसकी गिरावट या उसकी डाउन साइड 25% बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, गारंटी के साथ कोई भी नहीं बोल सकता, बट एक बेसिक लॉजिक है भाई साहब। मार्केट में 100% कोई नहीं बोल सकता कि ऐसे होगा ही नहीं।
बट मिनिमम मैं ये तो बोल सकता हूं कि मेरी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हेवी पीई पे जा चुका है, उसका पी बहुत तगड़ा बढ़ चुका है, ओवर वैल्यूड है, वो जितना गिरेगा वो वैल्यू वाला स्टॉक उतना बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए। सो दैट यू नीड टू अ बेटर मिक्सचर, बेटर ब्लेंड ऑफ टू प्रोडक्ट, ग्रोथ एंड वैल्यू। अगर दोनों का हम प्रॉपर मिक्सचर करेंगे ना, आपका पोर्टफोलियो बहुत हेल्दी बन सकता है। ये मैंने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट वाले स्टॉक्स का या पीएसयू बैंक्स का। सेम हम देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का पीई अगर आपने देखा ना तो 18 के आसपास नजर आ रहा है, थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इनका इंडस्ट्री पीई देखो 11.8 है, ये सीधा मुझे 18 पे मिल रहा है। एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक इनका 19 पीई नजर आ रहा है, जहां पे इनकी सेल्स ग्रोथ 21% की है तो इनकी 30% की है। ये 30% की ग्रोथ दिखाने वाली है, रीजन बिहाइंड दैट कि इनका मर्जर हो चुका है, इसीलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू इतना ज्यादा ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। ये एवरेज 20% या उससे भी थोड़ा कम आपको नजर आएगा, जो कि आईसीआईसीआई की ग्रोथ हो रही है, वैसे ही ग्रोथ इनकी नजर आ रही है। अगर हम इसका पीई रेशो कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी हमें सस्ते पे भी मिल रहा था, 16 पीई पे मिल रहा था, अभी 18 पे जा चुका है। इसका मतलब ये बाय करने लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में है, 3 साल को अगर आप देखो ना तो एक ही रेंज में है। जिस दिन रेट कट की न्यूज आ जाएगी और कुछ आरबीआई की तरफ से पॉजिटिविटी नजर आएगी, मार्केट में माइनर करेक्शन नजर आएगा, तो बहुत सारा पैसा एफडी में जा सकता है, ऐसा आरबीआई का मानना है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब भी मार्केट आपको करेक्शन फेज में नजर आए, जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना, लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ना कि इक्विटी से पैसा निकाल के एफडी करने की। सो ये जो लॉजिक आरबीआई की तरफ से बताया जा रहा है, मुझे लगता है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। नो डाउट नया जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके लिए लोग डरते हैं, थोड़ा रिकवर होने तो फिर इन्वेस्ट करते हैं, तब तक पैसा बैंकिंग में जा सकता है। बट स्टॉक मार्केट से निकल के बैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि लोग लॉसेस बुक करके एफडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और आजकल अवेयरनेस इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि जिन लोगों का ऑलरेडी एफडी है या बैंक में इन्वेस्टेड पैसा है, वो निकालेंगे मार्केट गिरने के बाद और वो इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप मार्केट गिरने के बाद पैसा निकाल के एफडी करते हो या एफडी का निकाल के मार्केट में लगाते हो? एक बार मुझे वो लॉजिक समझा सकते हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी मैंने सिखाया ना वो उनके बैलेंस शीट में, जिस प्रकार से ये बैलेंस शीट है, एक और एक रेशो आपको जाके देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल रेशोज है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशो। ये भी बहुत सारे रेशोज इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अगले पार्ट में कवर करने वाला हूं। आप कमेंट करके बताना पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 बना सकता हूं अगर 3000 कमेंट आते हैं और इस वीडियो को 10,000 लाइक आते हैं तो। अच्छा खासा तगड़ा टारगेट रख रहा हूं, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा साहब मेहनत करनी पड़ती है। आधे आधे एक एक घंटे का वीडियो बनाने के लिए एक एक 1.5 घंटा शूट लेना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। सो दैट प्लीज ऐसी मेहनत को अप्रिशिएट किया करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब क्लियर है आप बहुत ज्यादा मार्केट को सीरियसली लेते हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।